हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी सीरीज़। और आज इस एनसीईआरटी सीरीज़ में हम हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है। आप क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी के नोट्स ज़रूर बनाएं। और अभी हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया है। कल ही मैंने आपको क्लास 6 में जो हमारा अतीत हिस्ट्री की बुक है वो कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने अभी तक इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो इसके नोट्स ज़रूर बना लें। और आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्लास 6 में 8 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इन 8 चैप्टर को हम 2 से 3 दिन में कवर करने वाले हैं। पॉइंट्स में हम सभी बातों को समझेंगे और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करेंगे। तो आज सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आकाश में हमें जो है वो तारे वगैरह दिखाई पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। तो पूर्णिमा 1 महीने में एक बार आती है और पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, यानी महीने के 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या जो है वो होती है, ये आप सभी जानते होंगे, बेसिक चीज़ें हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हर दिन इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हम जो है रात्रि के समय दिखने वाले खगोलीय पिंडों को दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य भी एक तारा है। ऐसा कोई भी आसमान में, ऐसा कोई भी आपको आकाश में दिखाई देने वाला पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा हो या उसके पास अपनी ऊर्जा हो, ये ऐसे आकाशीय पिंड को हम जो है वो तारा कहते हैं। जबकि जो दूसरे के प्रकाश से जो है चमकता है या जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशवान होता है उसे ग्रह कहा जाता है। ये आप सभी समझते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अत्यधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्माया प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। देखा होगा कि जब हम दूर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो छोटा दिखाई पड़ता है। जैसे आप ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हैं तो वो आपको छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चित्र में, तो इस चित्र के अनुसार आप समझ सकते हैं कि तारे जो है इस प्रकार से विभिन्न आकृतियाँ
आसमान के अंतर्गत बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो तारों के द्वारा बनाई गई आकृति है, इन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे तारे अलग अलग समूह में अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं, तो ये आकृतियाँ हमारे पास नक्षत्र मंडल कहलाती है। यहाँ एक नक्षत्र मंडल का वर्णन किया गया है, अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा बियर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है जिसे बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कहा जाता है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सात ऋषि संत कहलाता है। यहाँ पे आप जानते हैं सप्तऋषि जो है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह होता है जो इस पर चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये सप्तऋषि तारों का समूह है और सप्तऋषि तारों की मदद से हम उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे को आसानी से देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 7 तारों का समूह है जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तर में हमारे पास चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं और इससे उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई पड़ता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। चित्र में यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे को इंगित करेगी। जैसा यहाँ पर देखेंगे तो ये सप्तऋषि तारों का समूह है और यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ ध्रुव तारा जो है वो दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। देखो मैंने आपको बताया था जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है और प्लेनेट ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से लिया गया है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब हुआ चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, आप जानते हैं। अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा वो सूर्य से प्राप्त करती है और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो सूर्य है यहाँ पर। और जो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हमारे पास कुछ रोचक तथ्य लिखे हुए हैं, जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर आपको छल्ले दिखाई पड़ते हैं। तो आप अगर बृहस्पति को देखोगे तो आपको इस प्रकार से उसके चारों ओर जो है वो छल्ले दिखाई पड़ते हैं। या फिर शनि को देखोगे या यूरेनस को देखोगे, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये छल्ले जो है असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है भाई। यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर ग्रहों के परिभ्रमण और उनकी अपने अक्ष पर घूमने का जो समय है वो दिया गया है। देखेंगे तो प्रत्येक ग्रह 2 तरीके से घूर्णन करता है, ये आप जानते हैं। एक तो वो सूर्य के चारों ओर घूमता है और एक वो है जो अपनी ही अक्ष पर घूमता है। तो ग्रह जो है वो 2 तरीके से घूर्णन करता है, ये आप सभी जानते हैं।
ग्रह एक तो अपनी ही अक्ष पर घूमता है, जैसे आप जहाँ पर खड़े हैं वैसे आप खड़े खड़े अगर गोल चक्कर लगा लें तो वो होता है अक्ष पर घूमना, और एक होता है सूर्य के चारों ओर घूमना। तो कोई भी ग्रह जो है वो दो तरीके से परिभ्रमण करता है, एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन करना और दूसरा सूर्य की परिक्रमा करना। जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास जो 4 ग्रह हैं, शुरुआत के इन 4 ग्रहों को हम जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं, या इन 4 ग्रहों को हम लघु ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर आंतरिक ग्रह या लघु ग्रह के अंतर्गत जो 4 ग्रह आते हैं उनमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ इनका परिभ्रमण काल और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय दिया गया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है वो 88 दिन में करता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने अक्ष पर बुध जो है वो 59 दिन के अंतर्गत घूम जाता है। शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर 255 दिन में घूमता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। पृथ्वी जो है वो 365 दिन में घूमती है सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पर 1 दिन में घूमती है। चंद्रमा की संख्या जो है पृथ्वी के पास वो 1 है। चंद्रमा की संख्या का मतलब है जैसे प्रत्येक ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह होता है, या कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, तो जिसके पास अपना उपग्रह होता है उसे उस ग्रह का चंद्रमा कहा जाता है। यानी किसी भी ग्रह के उपग्रह को उस ग्रह का चंद्रमा कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के पास अपना एक ही उपग्रह है, एक ही चंद्रमा है। इसके अलावा सूर्य मंगल जो है वो सूर्य के चारों ओर 687 दिन में घूमता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या जो है वो मंगल के पास 2 है, यानी इसके पास 2 उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपग्रह को सैटेलाइट हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास 4 ग्रह यहाँ पर बाह्य ग्रह दिए गए हैं। बाह्य ग्रह जो है, अब आंतरिक ग्रहों में क्या है, आंतरिक ग्रह सूर्य से नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह जो होते हैं ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाह्य ग्रह जो होते हैं ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में जो है वो घूम पाता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट के अंतर्गत घूम जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रह आकार में जितना बड़ा होगा, जैसे बृहस्पति यहाँ पर आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, तो आकार में बड़ा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में कम समय लगाएगा, जबकि वो सूर्य के चारों ओर घूमने में ज़्यादा समय इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसकी सूर्य से स्थिति आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी दूर है। यहाँ पर अगर हम दूसरे शनि की बात करें तो शनि सूर्य के चारों ओर 29 साल और 5 महीने में घूम पाता है, जबकि आप देखेंगे शनि अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 10 घंटे और 40 मिनट में कर दे रहा है। अब यहाँ पर बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या दी गई है वो 16 है। बृहस्पति के पास 16 यहाँ पर जो है वो उपग्रह दिए गए हैं, और अगर आप जो है शनि में देखेंगे तो शनि में 30 से अधिक जो हैं वो उपग्रह आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा यूरेनस के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यूरेनस सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए वो सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगा देता है, जबकि वो अपने अक्ष पर 17 घंटे और 14 मिनट में घूम जाता है। और चंद्रमा की संख्या यूरेनस में लगभग 17 है, जिसे हम अरुण कहते हैं हिंदी के अंतर्गत। नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहा जाता है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 164 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 16 घंटे और 7 मिनट में घूम जाता है। चंद्रमा की संख्या इसके पास 8 है। तो ये सभी आपको नोट कर लेने हैं, कौन कितने समय में परिभ्रमण कर रहा है। ये लगभग बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ सौरमंडल दिया गया है, तो आप देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास
एस्टेरॉयड बेल्ट आती है जिसको हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। यहाँ आपको क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिख रही होगी। इसके अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। जबकि अगर आप इससे आगे देखेंगे तो यहाँ बृहस्पति, शनि, अरुण और एक ग्रह आपको मिलेगा वरुण। तो इस प्रकार से ये 4 बाह्य ग्रह हैं। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है वो किन किन ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बृहस्पति अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से इन क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी की ओर आने से रोकता है भाई। एस्टेरॉयड बेल्ट हम इसको कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रख देना है। आगे चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे हमारे पास कुछ अन्य चीज़ें दी गई हैं, जैसे आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है भाई, हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपको पता होगा। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह सौरमंडल के अंतर्गत हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी कुछ के पास अपने उपग्रह हैं, कुछ के पास अपने उपग्रह नहीं हैं। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखें तो सोल के नाम पर जो है वो सोलर सिस्टम नाम आया है हमारे पास, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो सौरमंडल का वर्णन किया गया है। सबसे पहले यहाँ जब हम सौरमंडल के बारे में बात करते हैं तो हमें सौरमंडल के अंतर्गत 8 ग्रह जो है, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार नाम देते हैं और इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और आकार में बहुत बड़ा है और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जैसे आपको पता होगा कि सौरमंडल में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हमको मुख्य रूप से मिलता है, जिसे हम आगे आगे पढ़ेंगे। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो जो सूर्य है वो सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर हमसे जो है वो सूर्य है, फिर भी ये हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द मैंने आपको क्लास में ज्योग्राफी की पहली क्लास पढ़ाते हुए भी बताए थे। जैसे जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोमेट्रिया का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना, और जियोआइडस का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जी शब्द जो है उसका अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, तीनों शब्द इम्पोर्टेंट आपके पास हो जाएंगे। अब ग्रह जो हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका जो है, एक ट्रिक यहाँ पर दी गई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से आप ध्यान रख सकते हैं मरकरी, वी से आप याद रख सकते हैं वीनस, ई से आप याद रख सकते हैं अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सर्टन, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार
दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं। भाई ग्रहों के लिए नियम है कि उसके पास अपनी एक निश्चित कक्षा हो। जैसे आपने प्लूटो का नाम सुना होगा। प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उसका कारण ये था क्योंकि प्लूटो घूर्णन करते हुए दूसरे ग्रह की कक्षा को काट दे रहा था, जो ग्रह का नियम नहीं है। इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब आप देखेंगे तो सूर्य से सबसे नज़दीक आपको बुध ग्रह दिखाई पड़ेगा, जो केवल 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आकार और आकृति में पृथ्वी के समान ही है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि शुक्र को हम पृथ्वी की भागिनी कहते हैं, या शुक्र को हम जो है वो पृथ्वी का मतलब जो है आकार और आकृति में समान होने के कारण शुक्र एक चमकीला ग्रह भी है, तो इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। आर्यभट्ट के बारे में हिस्ट्री में हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, क्योंकि मैंने बताया ये अपनी कक्षा से बाहर घूर्णन कर रहा था। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो पृथ्वी के बारे में दिया गया है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। भाई पहला ग्रह बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा पृथ्वी है सूर्य से दूरी के अनुसार। आकार में देखेंगे तो ये पांचवां बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास पृथ्वी जो है वो चपटी दिखाई पड़ती है। यानी पृथ्वी की आकृति जो है वो अगर हम इस प्रकार से माने तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल में भी पृथ्वी चपटी है और साउथ पोल में भी पृथ्वी चपटी है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जगह पृथ्वी थोड़ा सा चपटी दिखाई पड़ती है, लगभग प्याज के आकार की। तो ये जो आकार है इसे भू आप कहा जाता है, और भू आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है भाई। एकमात्र ग्रह जिस पर अभी तक जीवन संभव है वो पृथ्वी है भाई। इसके अलावा अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह जो है वो पानी से ढकी है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, यह आप जानते हैं। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर देता है। इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है भाई। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा रोचक तथ्य एक और यहाँ पर दिया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ये आपके पास आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे भाई। ये आपको समझ लेना है। यहाँ पर चंद्रमा के बारे में दिया गया है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है भाई। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना करें। इसके अलावा यहाँ रॉकेट का प्रेक्षण दिखाया गया है, किस प्रकार से किसी उपग्रह को
किसी ग्रह की कक्षा में प्रवेश करवाया जाता है तो पहले रॉकेट आता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और इस प्रकार से उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये बताया गया है। उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य के, जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस प्रकार उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई। मानव निर्मित उपग्रह, तो कुछ उपग्रह इस प्रकार के मानव निर्मित उपग्रह हैं जिनको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है इन उपग्रहों का उपयोग। ये रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट हो गया, जैसे IRS हो गया, जैसे इडूसैट हो गया, ये कुछ उपग्रह जो हैं पृथ्वी की कक्षा में। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई पड़ता है भाई। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है भाई। क्षुद्र ग्रह हमारे पास क्या होते हैं? इस प्रकार के एस्टेरॉयड जो है उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह से संबंधित आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उल्का पिंड के बारे में दिया गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं भाई। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये आपको उल्का पिंड के बारे में ध्यान रखना है। उल्का पिंड क्या होते हैं? तो ये पत्थरों के टुकड़े होते हैं और वायु के घर्षण के कारण जो है इनमें आग जो है वो लग जाती है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी है। ये जो सफ़ेद चौड़ी पट्टी है इसको हम आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल जो है वो इस आकाशगंगा का एकमात्र भाग है। यानी ऐसे जो है अनेक तारों का जो समूह है वो आकाशगंगा के अंतर्गत पाया जाता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। तो प्राचीन भारत में जो है आकाशगंगा की कल्पना आकाश में बहती हुई एक नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड के विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? जैसा आप जानते हैं कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा वगैरह होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल सूर्य का
परिवार जो है उसको सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम वगैरह ये सभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको समझने हैं।